माई सेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। पीजी सेमेस्टर 2, पेपर 201। पेपर का नाम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, संगठनात्मक व्यवहार। संगठनात्मक व्यवहार के अंतर्गत यूनिट 5 में कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में संचार, इसके अंतर्गत नेचर, स्वरूप, चैनल, मार्ग, टाइप्स, प्रकार इत्यादि पर पिछले क्लास में चर्चा हो चुकी है। आज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार को प्रभावित करने वाले संगठन पर चर्चा की जाएगी। प्रभावी संचार को प्रभावित करने वाले संगठन को जानने के पहले यह जानना आवश्यक है कि संचार क्या है। संचार शब्द लैटिन कॉमनिस से आया है, जिसका अर्थ होता है साझा करना। यह साझा करना मानव बातचीत के मौखिक, गैर मौखिक और इलेक्ट्रॉनिक साधन में शामिल होता है। संचार का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने मनुष्यों में संचार कौशल के विकास का विश्लेषण किया और उसे काफ़ी हद तक प्रभावी बनाया। संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है, जिसमें संदेश, विचारों, भावनाओं, विचारों के रूप में संदेश को दो या अधिक व्यक्तियों के बीच एक साझा समझ बनाने के इरादे से प्रेषित किया जाता है। यह समझ सूचना देने का कार्य करता है। अब हम लोग प्रभावी संचार को प्रभावित करने वाले संगठन की चर्चा करेंगे। इसके कुछ निम्नलिखित 8 बिंदु है। नंबर 1, प्रेषक। प्रेषक वह व्यक्ति है जो अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति को भेजता है। जो व्यक्ति संदेश और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए संदेश भेजने का इरादा रखता है, उसे प्रेषक या संचारक के रूप में जाना जाता है। जैसे यदि कोई प्रबंधक अपने अधीनस्थ को नए उत्पाद की शुरुआत के बारे में सूचना देता है तो वह प्रेषक कहलाता है। प्रेषक यह भी जानता है कि भेजे जाने वाले संदेश पर एनकोडर सबसे अच्छा, सबसे प्रभावी तरीका है जिसके द्वारा भेजा जा सकता है। यह सब रिसीवर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। एक शब्द में या उनके काम की अवधारणा बन जाती है। प्रेषक उसे स्वयं प्रश्न पूछना चाहता है, जैसे मैं किन शब्दों का उपयोग करूंगी या करूंगा, क्या मुझे संकेत या चित्रों की आवश्यकता है। नंबर 2, संदेश। विचार, भावना, सुझाव, दिशा निर्देश, आदेश या कोई भी सामग्री जिसे संप्रेषित करने का इरादा है, वह संदेश है। यह संचार का विषय है। यह एक राय, दृष्टिकोण, भावनाएं, विचार, आदेश या सुझाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक नए उत्पाद की शुरुआत करना जिसके बारे में विभिन्न लोगों को उसकी जानकारी देना। नंबर 3, इकोडिंग, संकेतीकरण। यह विचार, सोच या संदेश के किसी भी अन्य घटकों को प्रतीकों, शब्दों, कार्यों, आरेख आदि में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, क्योंकि संचार का विषय सैद्धांतिक और अमूर्त है। इसके आगे गुजरने के लिए कुछ विशेष प्रतीकों के उपयोग की आवश्यकता होती है, जैसे शब्द, कार्य या चित्र आदि। इन प्रतीकों में विषय वस्तु का रूपांतर ई कोडिंग की प्रक्रिया है।
जैसे संदेश शब्दों और कार्यों में जुड़ा हुआ है। नंबर 4, मीडिया या साधन। मीडिया किसी भी संदेश को देने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। मीडिया के द्वारा वह किसी भी मार्ग से प्राप्तकर्ता को कोडिंग करके कोई भी संदेश दे सकता है। संचार, पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, ईमेल आदि के लिए मीडिया फेस के विभिन्न रूप हो सकते हैं। माध्यम वह तात्कालिक रूप है जो एक संदेश लेता है। जैसे एक संदेश को एक पत्र के रूप में, एक ईमेल के रूप में, एक भाषण के रूप में सामना करने के लिए इस तरह के साधनों का उपयोग किया जाता है। मीडिया से बहुत सारे चीज़ों का प्रसार बहुत ही जल्दी हो जाता है और जिसे जिस चीज़ की सूचना देनी रहती है वो इमीडिएट तात्कालिक सूचना दिया जा सकता है। नंबर 5, डिकोडिंग मतलब समझना या व्याख्या करना। इसका मतलब है कि रिसीवर द्वारा समझे जाने वाले भाषा में इकोडेड संदेश का अनुवाद होता है। जैसे खाने पीने की वस्तु में एक कोड दिया रहता है, उस कोड को देखकर समझ में आ जाता है कि इस वस्तु का कितने दिन का मैन्युफैक्चर डाला गया है या इस कोड का सामान कौन सा होता है। जो व्यक्ति संचारक के संदेश या प्रतीक प्राप्त करता है उसे इस तरह से बदलने की कोशिश करता है ताकि वह अपनी पूरी समझ के लिए भी इसका अर्थ निकाल सके। कभी कभी देखा जाता है कि किसी वस्तु का डुप्लीकेट माल बन जाता है, तब एडवर्टीज़मेंट के द्वारा कहा जाता है कि उस माल में यदि इस प्रकार का डिकोडिंग है तभी आप उसे असली समझिएगा, अन्यथा वो नकली है। डिकोडिंग के द्वारा हर व्यक्ति अपने वस्तु में डिकोडिंग करके रखता है और उसके द्वारा अपने संचार साधनों के द्वारा उसको दूसरे तक पहुंचाता है। रिसीवर का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे संदेश भेजा गया है। रिसीवर या डिकोडर संदेश से अर्थ निकालने डिकोडिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। रिसीवर वह व्यक्ति कहलाता है जिसको जिस प्रकार की सूचना उसे दी जाती है उसे भली भांति वो समझ सके और उसका सही अर्थ निकाल सके। प्रेषक को प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए भी रिसीवर भी जिम्मेदार होती है। एक शब्द में वह उसकी नौकरी रहेगी या जाएगी, यह भी एक अधीनस्थ रिसीवर का काम है, क्योंकि शब्दों को स्पष्ट रूप से समझकर आगे की ओर बढ़ाना रिसीवर का ही कार्य होता है। नंबर 7, प्रतिक्रिया। फीडबैक या सुनिश्चित कराने की प्रक्रिया ही रिसीवर ने संदेश प्राप्त किया है। जब कोई काम अच्छा होता है या जब कोई काम बुरा होता है तो उसकी प्रतिक्रिया भी दी जाती है। जैसे अभी आप कुछ भी नया कुछ सामान खरीदते हैं, तुरंत फीडबैक भरने के लिए आपको कॉल आ जाता है कि आपको ये सामान कैसा लगा, ये गाड़ी कैसी लगी, ये मोबाइल कैसा लगा, ये टीवी कैसा लगा, ये फ्रिज कैसा लगा, आप उसको फीडबैक दीजिए। यहाँ तक कि यदि किसी गाड़ी की सर्विसिंग भी कराते हैं तब भी फीडबैक के लिए आपको प्रतिक्रिया देना पड़ता है। उसी प्रकार से मिंत्रा, अमेज़न, किसी से भी आप कोई भी सामान की डिलीवरी करते हैं, लेते हैं, तो भी आपको प्रतिक्रिया देनी पड़ती है कि उसके काम कैसे हैं। ये एक सूचना के माध्यम से किया जाता है। यह रिसीवर द्वारा एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिसे फीडबैक के द्वारा पूरा करके उस रिसीवर की नौकरी भी बच सकती है, अन्यथा उसकी नौकरी भी जा सकती है। शोर, ध्वनि।
यह संचार की प्रक्रिया में बहुत बड़ा बाधा का काम करती है। यह पूरी प्रक्रिया में किसी भी कदम पर ऐसा हो सकता है। ध्वनि संचार की सटीकता को कम करता है, जैसे टेलीफोन लाइनों में गड़बड़ी, एक असावधान रिसीवर, संदेश का अनुचित इकोडिंग या डिकोडिंग करना इत्यादि। यदि टेलीफोन लाइन में गड़बड़ी होती है तो जो सूचना देना रहता है वो सूचना सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है। उधर से सूचना लेने वाला रिसीवर यदि सही नहीं है, चीज़ों को नहीं समझ पाता है, तब भी सूचना गलत चल जाता है। संदेश का अनुचित डिकोडिंग इकोडिंग करने से भी जो सूचना दिया जाना, सही सूचना दिया जाना चाहिए, वो नहीं जाकर गलत सूचना चली जाती है। यह कोई भी कारक हो जो किसी संदेश के आगमन को रोकता है। यही है कुछ भी जो संदेश के रास्ते में सटीक रूप से प्राप्त होता है, व्याख्या करता है और प्रतिक्रिया करता है। शोर आंतरिक या बाहरी भी हो सकता है। एक अधूरा काम के बारे में चिंता करने वाला छात्र कक्षा में आंतरिक शोर में चौकस नहीं होता है, लेकिन यदि ज़ोर से कहीं बारिश होती है और कोई कहानी किताब पढ़ रहा है तो उसे आंतरिक शोध में, बाहरी शोध से उसे पढ़ने में दिक्कत होती है। उसी प्रकार कल कारखाने में जो मज़दूर काम करते हैं उनके आंतरिक शोर से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसी तरह की शोर यदि बाहरी मिलेगा तो उनके काम में फ़र्क पड़ता है। अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रभावी संचार को इतने भागों में बांटकर उनके कारकों को समझा जा सकता है। धन्यवाद।